हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट मतलब होता है जब भी कभी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन हो जाती है तो उसे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स बोलते हैं। सो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किस किस वजह से? टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, लीगल एनवायरमेंट चेंज की वजह से, फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट्स की वजह से। तो टेक्नोलॉजी कैसे हो सकता है चेंज? फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक साल पहले मैंने लैपटॉप खरीदा था, लेटेस्ट वर्जन 1 लाख रुपए का। ठीक है, एक साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, एक साल बाद एआई आ गई, एआई की वजह से नया लैपटॉप वर्जन आ गए। और वो कितने में मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं आपके 70-70 हज़ार रुपए में। तो ये जो मैंने 1 लाख का खरीदा था एक साल पहले, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिटोरिएट हो गया एआई की वजह से, क्योंकि एआई के नए लैपटॉप 70 हज़ार रुपए के आ रहे हैं। तो ये जो लैपटॉप है, ये तो वर्जन पुराना हो गया, और ये लैपटॉप 40 हज़ार का मार्केट में मिल रहा है एक साल बाद। 40 हज़ार रुपए की इसकी वैल्यू होगी इसकी वजह से, एआई की लैपटॉप की वजह से, है ना। तो टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से जब वैल्यू में डिक्लाइन आती है तो वो इम्पेयरमेंट होता है। लीगल एनवायरमेंट मान लीजिए सिगरेट का मेरा बिजनेस था। ठीक है, अब गवर्नमेंट कह दिया है सिगरेट के बिजनेस में कि भाई सिगरेट के बिजनेस में जो मशीन्स हैं, मतलब सिगरेट का बिजनेस बंद कर दो। गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि जो भी सिगरेट का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो अब मेरी जो मशीन है जो मैंने सिगरेट के बनाने के लिए यूज़ करी हुई है, वो मेरी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। वो मेरी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, वैल्यू ऑफ एसेट उसकी डिक्लाइन हो जाएगी। तो ऐसे लीगल एनवायरनमेंट की वजह से जब आपके मशीन्स यूजलेस हो जाती हैं, ठीक है, तो वो भी इम्पेयरमेंट कहलाएगा। उनकी वैल्यू में जो डिक्लाइन होगी वो भी इम्पेयरमेंट कहलाएगी। फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट्स, मान लीजिए मेरे ट्रक का काम है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा लोडिंग अनलोडिंग, मान लीजिए मैं शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी, और मेरे पास ट्रक है। मेरे पास शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे पास ट्रक है, मैं उसमें लोड करके ठीक है, लोड कर गुड्स गुड्स को लोड 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 किया जाता है अनलोड करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए मैं ट्रक का यूज़ किया जाता है। अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये ट्रक मेरा मान लीजिए 100 टन माल ले जाता था। ठीक है, ये 100 टन या 100 मान लीजिए 5,000 पेयर जूते ले जाता था। एक बार में 5,000 पेयर जूते ले जाता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ट्रक क्या हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब ये ले जा पा रहा है केवल 2,000 टन। ठीक है, इसका एक्सीडेंट हो गया तो अब ये कैपेसिटी सिर्फ 2,000 टन हो गई, इसकी हाफ हो गई। तो डैमेज की वजह से इसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ गई। ठीक है, अब ये ट्रक जो है इसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ गई, सिर्फ 2,000 टन ले जा सकता है तो इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। अब 2,000 टन का ट्रक कितने में मिलेगा मार्केट में? अगर मैं जाऊँ तो कम में ही मिलेगा डेफिनेटली, तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ गई, तो फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट्स हो गया। तो इन 3 रीजंस की वजह से आपका इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होता है। इंडिया इज एप्लीकेबल टू फॉलोइंग एज, ये वाला इंडिया 4 एसेट्स पे लगता है, 4 एसेट्स। ठीक है, एक हो गया आपका पीपी, एक हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स, एक हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक हो गया गुडविल। ठीक है, एक हो गया गुडविल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गुडविल जो होती है वो मेजर होती है, आपको पता होगा, कॉस्ट मॉडल पे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं होता। पीपीई और जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो यहाँ पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि एक्चुअली इसमें दिक्कत ये होती है कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो ये अप्लाई हो जाता है, मान लीजिए इसमें कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये चारों की चारों एसेट्स इनके रिस्पेक्टिव इंडेज हैं, तो लेकिन इम्पेयरमेंट की कोई बात नहीं करता है इसमें से। ये दोनों रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, ये दोनों आपकी कॉस्ट मॉडल की बात कर लेते हैं, ये कॉस्ट मॉडल की बात करता है, लेकिन इम्पेयरमेंट की बात ही नहीं होती है इनमें। तो इम्पेयरमेंट के बारे में बार बार हर इन चारों एसेट्स में लिखने के बजाय एक पर्टिकुलर इंडेज बना दिया गया, वो है इंडेज 36। ओके, तो ये था। सो अगर मान लीजिए इसमें रिवैल्यूएशन होता भी है, जब हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे ना, तब इसका एक लॉजिकल रीजन है कि रिवैल्यूएशन तो हो जाता है, फिर इसकी इम्पेयरमेंट की कहाँ से बात आ गई, पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स, उसका हम रीजन भी देंगे। अगर एक बार हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना सीख जाते हैं इसमें, तब हम रीजन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है रिकग्निशन मेजरमेंट इम्पेयर लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। इंडिविजुअल एसेट्स पे इम्पेयरमेंट लॉस का रिकग्निशन मेजरमेंट कैसे होगा? सो स्टेप्स टू बी फॉलो फॉर कैलकुलेशन रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ये देखोगे, एसेट्स आइडेंटिफाई करोगे, एसेट्स इम्पेयर होनी है या नहीं, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। सिंपल है, अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट जो है, ठीक है, और कैरिंग अमाउंट, आपका कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है आपके रिकवरेबल अमाउंट से, तो आप समझ लेना आपकी इम्पेयरमेंट होनी है। मान लो आपकी कैरिंग वैल्यू 100 रुपये है और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना है आपका? मान लीजिए आपका 100 रुपये और रिकवरेबल अमाउंट कितना है आपका? ठीक है, रिकवरेबल मतलब 90 रुपये है।
तो अब क्लियरली पता चल रहा है कि भाई कम इसमें पैसा आने का मतलब कम रिकवरी होगी हमारी, 90 रुपये की रिकवरी हो सकती है, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। मान लीजिए अब रिकवरेबल अमाउंट 110 होता तो फिर इम्पेयरमेंट की बात ही नहीं आती, है ना। तो ये है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? डेफिनेटली कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट 10 रुपये का आ जाएगा, है ना। ओके, रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस जनरली रिकॉग्नाइज होता है पी&एल में। हाउएवर इफ देयर इज एनी बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब ओसीआई में कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ है पैसा रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट एसेट्स, देन इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्टली रिकॉग्नाइज रिवैल्यूएशन इन और अप टू द बैलेंस एग्जिस्टिंग इन इट। केवल टिल द बैलेंस एग्जिस्टिंग इन इट उतना ही हम रिवर्स करते हैं, बाकी पी&एल में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ओके, तो जनरल एंट्री क्या होती है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। और फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट अप टू द बैलेंस इन दिस अकाउंट, और पी&एल फिर बैलेंसिंग पी&एल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 रुपये का था लॉस, ठीक है, मैंने एसेट डिक्रीज कर दी, लेकिन 10 रुपये से ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में मेरा कितना अमाउंट पड़ा हुआ था? 4 रुपये। मेरा कितना अमाउंट पड़ा हुआ था? 4 रुपये, क्योंकि 4 रुपये मैंने रिवैल्यूएशन किया हुआ था उसका, तो वो मैंने पैसा डाल दिया था ओसीआई में, है ना। तो 4 रुपये था, तो 6 रुपये किसमें आ जाएगा? पी&एल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी एंट्री। फिर स्टेप 4 रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएंगे, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 90 रुपये। इम्पेयरमेंट लॉस के चार्ज होने के बाद कैरिंग अमाउंट 90 रुपये आ रहा था, तो 90 रुपये जाएगा। कैरिंग वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग वैल्यू कितनी थी और ये कितना था? सॉरी, ये होता है 10 रुपये, तो ये 90 रुपये आ जाएगा कैरिंग अमाउंट, और डेप्रिसिएशन इसी रिवाइज कैरिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होगी। अब आ गया हमारा नोट। नोट में क्या है फ्रेंड्स? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नीड टू बी डन। ओके, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नीड टू बी डन। इंटेंजिबल एसेट्स विच आर नॉट अमोर्टाइज्ड, अदर एसेट्स। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी होती है, कि कब मतलब कब का ज़रूरी होती है? तो एक गुडविल पे ज़रूरी होती है इम्पेयरमेंट एसेट्स, क्योंकि वो अमोर्टाइज नहीं होती। गुडविल जो होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो एक्वायर हुई गुडविल होती है वो अमोर्टाइज नहीं होती, इसलिए हर साल उसका इम्पेयरमेंट एसेट्स करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इट शुड बी डन एनुअली, क्योंकि वो खरीदी हुई गुडविल है और उसका आपका अमोर्टाइजेशन नहीं होता, इसलिए हर साल उसका इम्पेयरमेंट करना ज़रूरी है। दूसरे एसेट्स के केस में कब करना ज़रूरी है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग शुड बी डन इफ देयर आर एनी इंडिकेशन एसेट्स इम्पेयर्ड हुई है। अगर कोई इंडिकेशन होते हैं कि एसेट्स इम्पेयर हुई है तभी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जानी चाहिए। चेंज इन टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरमेंट और फिजिकल डैमेज हुआ है तो ये इम्पेयरमेंट होती है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, ठीक है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो अब ये फेयर वैल्यू मतलब किस पे मार्केट पे बिक जाएगी, ठीक है, किस प्राइस पे बिक जाएगी। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है, अब वो जो मशीन है वो पीपी का पार्ट है ना। अब वो मशीन जो है उसको डिसमेंटल की कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट टू सेल लगेगी। अगर मैं आज इसे निकालने के लिए बेचूंगी तो बिक्स तो 10 लाख पे जाएगी, लेकिन 50,000 मुझे डिसमेंटल करने के या 5,000 मुझे डिसमेंटल करने के देने होंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 95,000 रुपीज़ वैल्यू हो जाएगी। नहीं सॉरी, 9,50,000 रुपये, 9,95,000 रुपीज़ वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये हो गया किस प्राइस पे बिक जाएगी। दूसरा वैल्यू इन यूज़ आ गया। तो वैल्यू इन यूज़ मतलब क्या है? वैल्यू इन यूज़ मतलब है कि भाई अगर मैं आज इस एसेट्स को मैं बेचती नहीं हूँ, आज मैं अपने बिजनेस और धंधे में यूज़ कर लेती हूँ, तो फ्यूचर में मुझे कितना कैश आउटफ्लो मिल जाएगा इससे, फ्यूचर में मुझे कितना कैश इनफ्लो मिल जाएगा, सॉरी कैश इनफ्लो मिल जाएगा इससे। तो उसकी पीवी मान लीजिए 10 साल तक मैं इस मशीन को और यूज़ कर सकती हूँ। मैं अगर धंधे में यूज़ करूँगी तो 10 साल तक यूज़ करके अच्छा पैसा कमा जाऊँगी इससे, है ना। तो करीब करीब मेरे को हर साल 1 करोड़ का फ़ायदा हो जाना है इससे। तो 1 करोड़ 1 करोड़ और 1 करोड़ 10 साल, तो 10 साल हो जाना है फ्यूचर में, तो इसका पीवी निकालेंगे। इंटरेस्ट कंपोनेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए इंटरेस्ट कंपोनेंट हटाते हुए पीवी निकालेंगे, तो वो पीवी आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरा जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू मार्केट में 80 रुपये में बिक जाएगी, लेकिन इससे मुझे कितना बेनिफिट मिल जाएगा? मुझे तो उससे 100 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिकवरी कितने में बन जाएगी? 100 रुपये की रिकवरी हो जाएगी। तो रिकवरी अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड और वैल्यू इन यूज। ओके, तो ये होता है फ्रेंड्स। सो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, दोनों ही चीज़ एक ही है। फेयर वैल्यू एज पर इंडिया 113 मार्केट वैल्यू, ठीक है, 113 आ जाएगा मार्केट वैल्यू जो भी पड़ेगी, लेस कॉस्ट टू सेल, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस लाइक डिसमेंटलिंग और पैकेजिंग कॉस्ट, लीगल फी जो भी लगेगी वो आ जाएगा आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, वैल्यू इन यूज़ क्या आएगा? वैल्यू इन यूज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइव फ्रॉम एसेट्स, क्योंकि आपको लग रहा है कि एसेट से ड्राइव हो जाएंगे। सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज आएगा टू बी इंक्लूडेड
कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट्स। कैश इनफ्लोज कितना है, कैश आउटफ्लोज कितना जाएगा एसेट को यूज करने से। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ इस यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आ जाएगा कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट से, और नेट एसेट्स इनफ्लो आ जाएगा फ्रॉम डिस्पोजल एसेट से एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ओके, तो कैश इनफ्लो कितना मर रहा है यूज एसेट्स को इंक्लूड करने से, और नेट कैश फ्लो आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये सब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका वैल्यू इन यूज। और क्या इग्नोर करना है, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस आपको इग्नोर करके चलना है। भाई आपने क्या किया, मशीन को खरीदने के लिए लोन लिया, बोरो किया पैसा, है ना, तो उस पर इंटरेस्ट, तो क्या वो इंक्लूड करोगे? नहीं, वो आप एक्सक्लूड कर दोगे, वो इंक्लूड नहीं करोगे आप। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सामने वाला, अगर कोई और मान लीजिए मार्केट में उस मशीन खरीदता, तो क्या वो लोन लेकर खरीदा? आपने खरीदी ना, इसमें मशीन की तो कोई गलती नहीं है ना अल्टीमेटली, तो इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है। टैक्स एक्सपेंस को भी इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फ्यूचर के इनफ्लोज हैं वो भी आपके नेट जो है वो टैक्स, मतलब बिफोर टैक्स की बात चल रही है यहाँ पर। तो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो बिफोर टैक्स की बात चल रही है, तो इसमें टैक्स का पार्ट नहीं आता, क्योंकि वैल्यू इन यूज आपके, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट लिया जाता है, उसमें टैक्स नहीं आता है। कैश फ्लो एक्सपेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर इंप्रूवमेंट नॉट ईयर कमिटेड। आपकी कोई कमिटमेंट नहीं, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में अगर हमने इसको इम्प्रूव कराया तो इतना खर्चा आएगा, तो एस्टिमेशन विल नॉट वर्क ओवर हियर। ठीक है, कमिटमेंट और सम प्रूफ विल वर्क ओवर हियर। जो भी अगर आपका लिखा हुआ है कि फ्यूचर इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो चीज़, वो सेंटेंस काम में नहीं आने वाला। ठीक है, फ्यूचर में हमारा 5 लाख का खर्चा हो जाएगा मशीन को सही करवाने, तो भाई कोई कमिटमेंट नहीं है, कैसे खर्चा हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ भी कंसिडर नहीं होगी। एग्जाम्पल, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सब हवा में बातें नहीं चलेंगी, तो ये इग्नोर करनी है। डिस्काउंट रेट कौन सी यूज़ होगी? डेफिनेटली प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ होगी, क्योंकि कैश इनफ्लोज जो हैं वो आपके प्री टैक्स हैं, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो भी प्री टैक्स होगी। ओके फ्रेंड्स, सो इफ कैश फ्लोज आर इन फॉरेन करेंसी देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द फॉरेन करेंसी। अगर कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में आने वाला है, बाहर एसेट्स यूके में लगाइए और उससे आपको कैश फ्लो मिलने वाला है, तो आप उसको डिस्काउंट करोगे। ठीक है, कैश फ्लो यूजिंग फॉरेन करेंसी डिस्काउंटिंग रेट। ओके, सो एंड देन कन्वर्ट सच प्रेजेंट वैल्यू इन फंक्शनल करेंसी यूजिंग स्पॉट रेट। जो भी फंक्शनल रेट चल रही है आपकी स्पॉट डेट पे, स्पॉट एक्सचेंज रेट पे, ऑन द डेट ऑफ वैल्यू इन यूज़, वो वाली आप यूज़ करके उसको प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करोगे। इफ एफ जो आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट इज नॉट अवेलेबल देन वैल्यू इन यूज़ कंसिडर रिकवरेबल है। अगर वो वाली अवेलेबल नहीं है तो आप वैल्यू इन यूज़ को कंसिडर कर लोगे। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ यूज़ ही अवेलेबल नहीं है, इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो हम डिटरमिन ही नहीं कर पा रहे रिकवरेबल अमाउंट, तो रिकवरेबल कैन नॉट बी डिटरमिन। तो फिर ऐसे एसेट्स का जो इम्पेयरमेंट होगा वो सीजीओ में होगा। ठीक है, वो सीजीओ में होगा। सीजीओ भी हम पढ़ेंगे नीचे, पता चल जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर वैल्यू इन यूज़ अवेलेबल नहीं है तो रिकवरेबल अमाउंट जो होगा वो डिटरमिन नहीं हो सकता। मतलब आप ये पता ही नहीं कर पा रहे हो कि एसेट से हमें आगे आने वाली हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। हम किसी पर्टिकुलर एसेट से यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि हमें आगे वाले टाइम में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसका मतलब वो एसेट्स क्या है, इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। वो एसेट्स से इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, वो किसी के साथ कर पा रही है, तो इसलिए इसको सीजीओ में डाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल एसेट्स अकेली नहीं बिक सकती वो, लेकिन उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो निकाले जा सकते हैं, तो फिर वो मान लेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं पता कर पा रहे हो, तो भाई फिर तो वो सीजीओ में आएंगे। ये होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ए लिमिटेड परचेज अ पीपी फॉर 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स ऑन 31 मार्च 2003। ए लिमिटेड 2023 मान लो। ए लिमिटेड एस्टिमेट एवरी फेयर वैल्यू इन यूज पीपी एज 65,000 और 85,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, आप स्टेप वाइज चलोगे। आपने कितने स्टेप पढ़े थे? ये पढ़े हैं आपने 4 स्टेप, है ना, 4 स्टेप पढ़े हैं आपने। तो क्या एसिड्स को कंपेयर करना है या नहीं है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में देख लेते हैं सबसे पहले एसिड्स को कंपेयर करना भी है या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपने परचेज किया 1 लाख 1 अप्रैल 2021 को, और इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल थी। ठीक है भाई, 31 मार्च 2023, मतलब 2 साल बाद की बात चल रही है। एस्टिमेट एब्सोल्यूट वैल्यू इन यूज 65,000 70,000। ठीक है, तो इसका हायर कितना हो गया? इसका हायर हो गया आपका वैल्यू इन यूज़ वाला 72,000 रुपीज़ हो गया। अगर आप इसको कैरिंग वैल्यू निकालोगे
दोनों का कंपेरिजन करके तभी तो कहेंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी भी या नहीं होनी है। तो इसका कैरिंग वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, 1,00,000 माइनस 1,00,000 डिवाइड बाई 10 और 1,00,000 डिवाइड बाई 10 और 2 साल हो गए इसको, है ना। तो 2 साल हो गए तो 8 साल का निकाल सकते हो आप, 80,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 20,000 ऐसे माइनस हो जाएगा 1,00,000 में से, तो 80,000 रुपये आ जाएगा। तो 80,000 और दोनों में से हायर कौन है, 72,000 है। तो भाई अब ये जो आपकी कैरिंग वैल्यू है वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है किसको, इम्पेयरमेंट को। वो अमाउंट किसको एक्सीड कर रहा है, रिकवरेबल अमाउंट को एक्सीड कर रहा है ना। रिकवरेबल अमाउंट कम आ रहा है आपका, तो आपका क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट होगा। यस, इम्पेयरमेंट होगा। अब इम्पेयरमेंट कितना लॉस होगा इम्पेयरमेंट में, तो 80,000 कैरिंग वैल्यू माइनस आपकी रिकवरेबल अमाउंट, वो आपका कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में क्या है, स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च निकल के आ गया कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, हायर ऑफ 70,000। तो सिंस कैरिंग वैल्यू मोर देन, ये कैरिंग वैल्यू क्या है इसकी फ्रेंड्स, 80,000 रुपये और 72,000 रुपये रिकवर, तो मोर देन इम्पेयरमेंट लॉस इज देयर। फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया हमारा। अब क्या इम्पेयरमेंट लॉस निकालोगे, तो 80,000 माइनस 72,000। फिर थर्ड एंट्री में क्या करोगे, जनरल एंट्री पास करोगे। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू एसेट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू पीपी, है ना। तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू 8,000 रुपये कर दोगे। फिर आप क्या निकालोगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालोगे। फोर्थ स्टेप में रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालोगे। क्या निकालोगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालोगे, ठीक है। अब आपका कितना रिवाइज आएगा, 80,000 माइनस 8,000, 72,000 रिवाइज आ जाएगा। सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, अब कितनी रिवाइज यूजफुल, मतलब कितनी रिवाइज यूजफुल लाइफ लगेगी हम लोगों की सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन पे, 72,000 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये आपकी सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन लगेगी 9,000 रुपये, 9,000 रुपये थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है रिवर्सिबल ऑफ इम्पेयरमेंट एसेट्स और इंडिविजुअल एसेट्स। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। जब हम इम्पेयरमेंट इंडिविजुअल एसेट्स पे इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कर रहे हैं तो क्या, तो कैसे होगा ये। इसके लिए हमें कितने स्टेप्स दिए हैं फ्रेंड्स, इसके लिए भी स्टेप आपके 5 दिए हुए हैं। 5 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये रिवर्सल। सो क्या होता है कि मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर में रिवर्सल रिकोगनाइज कर दिया। फर्स्ट ईयर में इम्पेयरमेंट लॉस का आपने जो क्या हुआ, लॉस रिकोगनाइज कर दिया P&L में। लेकिन आपने जब अगले साल किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी जो इंडिविजुअल एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट तो बढ़ गया। तो अब जितना अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट बढ़ा है ना, आप कब उसको कितना रिवर्स करोगे, उतना ही रिवर्स कर पाओगे जितना रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस में आपने बुक किया था, उतना ही, बस टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। उतना ही आप रिवर्सल कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप रिवर्सल नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप पढ़ते हैं हम आगे जाके, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज ऑन एसेट्स इन अर्लियर ईयर कैन बी रिवर्स्ड इफ ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल इट्स कैरिंग अमाउंट लेस देन 1 मतलब रिकवरेबल अमाउंट। मान लीजिए आपका पता चला कि यार बाहर मार्केट में तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, कैरिंग अमाउंट तो उसकी कम आ रही है, मार्केट में तो 110 में बिक रहा है, ये तो मार्केट तो इसमें रिकवरी 110 रुपये में हो जाएगी, हमारा कैरिंग अमाउंट 100 रुपये आ रहा है। तो उस केस में आपकी इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिवर्सल हो जाएगा। स्टेप 2 फॉलो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करोगे ऑन डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कैरिंग अमाउंट एज विच एसेट शुड बी शोन आफ्टर रिवर्सल ऑफ IEL। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट डेट ऑफ रिवर्सल एज इफ दिस एसेट वाज नेवर इम्पेयर्ड, कभी नहीं हुई थी तब, उतना ही तो आप रिवर्सल करोगे, उससे ज़्यादा इसकी कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा थोड़ा रिवर्सल कर सकते हो आप, है ना। ये है, तो इन दोनों में से जो भी हायर हुआ वो लोअर हुआ सो। फिर आप रिवर्सल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, ठीक है। और फिर उसके बाद आप स्टेप 4 में क्या है, रिकग्निशन ऑफ रिवर्सिबल। रिकग्निशन कैसे करोगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जनरली रिकग्नाइज P&L। हाउएवर इम्पेयरमेंट लॉस अगर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ है इन अर्लियर है, देन रिवर्सल ऑफ फर्स्टली रिकग्नाइज रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू द इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस इन अर्लियर। सिर्फ वहीं तक आप करोगे। मान लीजिए अगर आपके रिवैल्यूएशन जब 10 रुपये का बना हुआ था तो आप 10 रुपये तक ही उसको इम्पेयरमेंट लॉस में डाल सकते हो, बाकी का अमाउंट बचेगा वो P&L में रिकग्नाइज हो जाएगा, मतलब P&L में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जनरल एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल। एसेट्स बढ़ा दोगे, इम्पेयरमेंट लॉस भी बढ़ा दोगे, ठीक है। एसेट्स बढ़ा दोगे, इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दोगे, और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होकर कहाँ जाएगा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में आएगा, कुछ एग्जिस्ट करता है, उसके बाद P&L में जाएगा अल्टीमेटली,
फिर स्टेप 5 रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगा, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल ऑफ ITL और कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवर्सल प्लस रिवर्सल ऑफ TL। ठीक है, जो भी आपका आ रहा है रिवाइज कैरिंग अमाउंट वो क्या हो जाएगा, उसमें आपका जो भी रिवर्सल है वो ऐड बैक हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगी वो रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगी। ओके, तो इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स बिकम हायर देन द कैरिंग अमाउंट ओनली ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, देन इम्पेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट एसेट का, ठीक है, मान लें रिकवरेबल अमाउंट 110 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ हो रही है, 1 सेकेंड, ये जो चीज़ हो रही है वो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हो रही है। ठीक है, तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपकी जो कैरिंग जो रिकवरेबल अमाउंट है वो बढ़ रहा है, तो तब जाके आपका इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं हो सकता है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपने ये, आज मैं जीरो पीरियड में खड़ी हूँ, ठीक है, आज मैं कब का खड़ी हूँ, मैं जीरो पीरियड में 2025 में खड़ी हुई हूँ मैं, तो 2025 में मैं खड़ी हुई हूँ, तो तब मेरी फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कितना रहा था, मान लीजिए मेरा फ्यूचर कैश आउटफ्लोज जो था वो मेरा 10-10 रुपये मेरे को मिलने वाले थे, ठीक है, 10 सालों के लिए। तो मेरी इसकी जो अमाउंट बन रही थी वो बन रही थी भाई 10 सालों के लिए, तो मतलब 90 रुपये बन रहा था। 2026 में जब आई तब ये रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि अगर आज 2026 में फिर से निकाला, ठीक है, वैल्यू न्यूज़ का फ्यूचर, वैल्यू न्यूज़ का पीवी, तो मेरा कितना बन रहा था, वैल्यू न्यूज़ का पीवी निकाला, मेरा बन रहा था 95। तो क्योंकि मैंने वो 2026 में निकाला है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि जितने भी पीवी फैक्टर्स हैं वो मेरे ऊपर आ गए। 95 उसकी वजह से, पासेज ऑफ टाइम की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें 1 साल तो निकल गया ना, तो 1 साल की तो इंटरेस्ट आ गई ना अल्टीमेटली। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से अगर मेरी वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाता है, वो भी इस वजह से ही, तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकवर्स नहीं होगा। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल 2 पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल 2 से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। सो इंडिया कंटिन्यूस टू एग्जाम्पल 1 ऑन 31 मार्च 2026, ठीक है, 31 मार्च 2006 बोल लो आप इसको। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ पीपी इज एस्टिमेटेड टू बी 51,000, कैलकुलेट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट एंड सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन देयर ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर के एग्जाम्पल पे जाओगे, स्टेप 1 फॉलो करोगे। आप ऊपर के एग्जाम्पल पे जाओगे, स्टेप 1 फॉलो करोगे, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट डेट ऑफ रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो आप कैरिंग अमाउंट क्या निकालोगे, कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा था इसका, 72,000 आ रहा था ना। कब आ रहा था 72,000, ये आ रहा था आपका 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को आपका आ रहा था, 31 मार्च 2023 को आ रहा था, है ना। 31 मार्च 2023 को कितना आ रहा था आपका, 72,000 आ रहा था, है ना। अब आपके कितने साल बच गए, 31 मार्च 2026 को निकालना है ना आपको, तो भाई 3 साल बाद की बात चल रही है ना। हाँ, तो 72,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 31 मार्च को। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च को रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। 31 मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, इसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आई थी, 72,000 रुपीज़ आई थी। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 3 साल में, डिवाइड बाई 8 इंटू 3, ये आ जाएगा 27,000। ठीक है, क्योंकि 8 9 से 72, 9 3 से 27 होता है। ये आ जाएगा आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट। कितना आ जाएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, 45,000। ठीक है, 45,000 आ जाएगा। तो एक स्टेप पूरा हो गया हमारा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया, है ना। एक स्टेप पूरा हो गया, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया, एक स्टेप पूरा हो गया, ठीक है, रिवर्सल पे आ गया। फिर आप क्या लोगे, वो कैरिंग अमाउंट जिस पे दिखाना चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में वो कैलकुलेट करेंगे। तो लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ रिवर्सिबल एंड कैरिंग अमाउंट, अगर ये एसेट कभी रिपेयर ना हो रही होती तो। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 51,000। और अगर ये पीपी नहीं हुआ होता तो कितना होता, तो भाई आप निकालो ना, एक कितना रुपए था,
ये कितना था, 1 लाख, है ना, 1 लाख था। और अगर हम 5 साल बाद निकालते हैं तो 50,000 माइनस हो जाता है इसमें से, 50,000 इसमें से माइनस हो जाता, ये 1 लाख था ना। अगर इसमें इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो क्या होती इसकी वैल्यू भाई, इसकी वैल्यू जो होती, आपके 5 साल तो गुजर गए, रिमेनिंग कितना हुआ, तो 50,000 रुपये वैल्यू होती इसकी, है ना, 50,000 रुपये इसकी वैल्यू होती। तो रिकवरेबल अमाउंट और उसमें कितना लोअर हो गया आपका, रुक जाओ 1 मिनट, कहाँ गया, ये ना, हाँ, तो रिकवरेबल अमाउंट 50,000 है, लोअर कौन सा हो गया, 50,000 वाला लोअर हो गया, है ना। तो 50,000 रुपये क्या हो जाएंगे, इसकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी, 50,000 रुपये कैरिंग वैल्यू हो जाएगी, है ना। कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000, एट विच पीपी शुड बी शोन 31 मार्च रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2026, पीपी वन नेवर इम्पेयर्ड, सो कैरिंग अमाउंट एट ऑन 1/4/2021, और डेप्रिसिएशन हो जाएगी 5 साल के लिए 50,000 रुपये, तो लोअर 50,000 रुपये आ जाएगा। अब स्टेप 3 में क्या निकालना है फ्रेंड्स हम लोगों को, स्टेप 3 में, ठीक है, तो स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 आ गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवर्सेबल, तो कितना रिवर्स होगा, अब 50,000 तक रिवर्स कर सकते हो ना, कितना रिवर्स होगा, 45,000 माइनस इसमें 5,000 रिवर्स होगा, केवल 5,000 रिवर्स होगा, तो ये निकाला रिवर्सल ऑफ टीएल 5,000 रुपये। और स्टेप 4 में हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, स्टेप 4 में जनरल एंट्री, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, बढ़ेगा एसेट, और बढ़ेगा एसेट कितने से, 5,000 से बढ़ जाएगा, टू इम्पेयर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयर P&L से हो जाएगा। फिर आएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, 50,000 रुपये, रिवाइज करेंगे 50,000 रुपये हो जाएगा। सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन में से कहते हैं कैलकुलेट, 50,000 डिवाइड बाई 5, 10,000 रुपये कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स, ठीक है, 10,000 रुपये कैलकुलेट होगी इसमें। अब इसके बाद आता है रिकग्निशन मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन CGU, ठीक है, CGU पे कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारा स्टेप्स हैं इसमें। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, इसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। CGU का पॉइंट थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।